जय हिंद साथियों। आज हम कक्षा 8 का जो 7वां अध्याय है, जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास, यानी सरकार जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु क्या प्रयास किया है सरकार ने या क्या कर रही है, उसके बारे में बात करेंगे। और मैं बार बार कहता हूँ, ये किताबें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको एक तो इन किताबों में भरोसा भरोसा रखना है, और दूसरा अपने आप पर भरोसा रखना है। कहते हैं ना, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो अगर आपने मन से हार मान ली तो आप कभी नहीं जीत सकते हो। आपको मन में अपना ध्येय बनाए रखना है कि एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। कहते हैं ना, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है अगर हम ठान ले तो हम आज ये अध्याय पढ़ेंगे, जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। ठीक है, शुरू कर रहे हैं। अब हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। अपना देश कैसा है? एक लोकतांत्रिक देश है। और लोकतंत्र में सरकार अपने नागरिकों के लिए प्रत्येक स्तर पर लोक कल्याणकारी पहल करती है, और सरकार अपने हर नागरिक के लिए लोक कल्याणकारी पहल करती है। हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना पर जोर देता है। और संविधान किस पर जोर देता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हो, उस पर जोर देता है। हमारी सरकार ने सामाजिक समरसता, राजनीति एवं आर्थिक समानता हेतु कई जन कल्याणकारी कानून बनाए, जिनका अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। तो सरकार ने जो जो नियम बनाए, कानून बनाए, उन पर हम बात इस अध्याय यानी इस पाठ में करेंगे। तो सबसे पहला है भूदान आंदोलन एवं भूमि सुधार। प्राचीन काल से चली आ रही जमींदारी प्रथा के कारण भूमि स्वामित्व की विषमता एक विकराल समस्या के रूप में उभर कर सामने आई। आजादी के बाद सरकार ने कानून बनाकर जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया था। ये क्या है? ये प्राचीन पुराने टाइम से चली आ रही जमींदारी प्रथा, यानी टाइम युगों युगों से चली आ रही थी। कौन सी प्रथा? जमींदारी प्रथा। इसके कारण भूमि स्वामित्व की विषमता एक विकराल समस्या के रूप में उभर कर आई, यानी किसान अपनी जमीन के खुद मालिक नहीं थे। आजादी के बाद सरकार ने कानून बनाकर जमींदारी प्रथा को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। लेकिन कानून की आड़ में ही जमींदारों ने किसानों के पास उपजाऊ जमीन का हक होने से रोक दिया। लेकिन जमींदारों ने जो उपजाऊ जमीन थी, वो किसानों को उनका हक नहीं दिया। जमीनी स्वामित्व की विषमता के कारण देश में कई जगह हिंसा की घटनाएं होने लगी, और जमीनी स्वामित्व के लिए लोग आपस में लड़ाई होने लगी। कई जगह क्या होने लगी? हिंसा होने लगी। उसी समय, ये लाइन इंपॉर्टेंट है ना, उसी समय विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के एक छोटे से गांव से पोचमपल्ली, गांव का नाम क्या है? पोचमपल्ली में एक जमीन का टुकड़ा दान में देकर भूदान आंदोलन की शुरुआत की। तो अब तक के इतने पैराग्राफ हमने पढ़ा, तो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको याद में रखनी। ठीक है, विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से करी? तेलंगाना के गांव में पोचमपल्ली। ठीक है, कैसे करी? एक जमीन का टुकड़ा दान में दिया। किसने दिया? विनोबा भावे ने। तो ये लाइन आपको इंपॉर्टेंट मान लेनी है। हमें देखो वही पढ़ना है। मैं हर बार बार कहता हूँ, कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। ठीक है, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, अब पूछ लें, भूदान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्वामित्व की विषमता को दूर करना था। क्या था? जो जमीनी स्वामित्व की विषमता थी, भाई जमींदारों के पास जमीन थी, किसान अपनी खेती करे, लेकिन उनके पास स्वामित्व नहीं था। तो इस स्वामित्व को दूर करना ही इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। विनोबा भावे ने भूस्वामियों से उनकी कुल जमीन का छठा हिस्सा दान देने की अपील की। और विनोबा भावे ने क्या कहा भूस्वामियों से? कि आपके पास जितनी भी जमीन है, उसका छठा हिस्सा आपको क्या देना है? दान देने की अपील की। पूरे देश में इस आंदोलन को जनता का समर्थन मिला, और इन्होंने पहल करी तो पूरे देश में जनता ने विनोबा भावे को समर्थन दिया। भूदान में प्राप्त जमीन का लगभग 1/3 भाग का उपयोग समाज के वंचित वर्ग एवं आदिवासी भूमिहीनों में बांट दिया गया। और समाज का जो वंचित वर्ग था, आदिवासी लोग थे या भूमिहीन लोग थे, उनको 1/3 भाग बांट दिया गया। विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान के नागौर जिले में भूदान प्रारंभ किया गया। पूछ लेंगे, राजस्थान में भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो भूदान नागौर जिले से शुरू हुआ था। ठीक है, राज्य सरकार ने ग्रामदान अधिनियम 1971 भी पारित किया, और राजस्थान सरकार ने ग्रामदान अधिनियम 1971 पारित किया। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो दो क्वेश्चन और बनेंगे। पहला तो पूछेंगे, भूदान आंदोलन का समर्थन या भूदान आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? राजस्थान में नागौर से।
और राज्य सरकार ने कौन सा अधिनियम बनाया? ग्राम दान अधिनियम 1971। ये दो चीजें आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और जमीन का 1/3 भाग, ठीक है, वंचित वर्ग और आदिवासी में बांटने का जो प्रयास किया, इन्होंने अपील की किसने? विनोबा भावे ने। ठीक है, आगे देखो। आजादी के समय राजस्थान की 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। अब कह रहे हैं आजादी के टाइम 75% जनसंख्या किस पर निर्भर थी? कृषि पर निर्भर थी। तो ये लाइन भी थोड़ी थोड़ी आपको ध्यान में रखनी है। राज्य का आधे से ज्यादा भाग रेगिस्तानी एवं सूखा था। और राज्य का आधे से ज्यादा भाग कैसा था? रेगिस्तानी और सूखा था। वर्तमान में विभिन्न नई औद्योगिक एवं आर्थिक शक्तियों के उदय एवं विकास के कारण राज्य की भूमि एवं कृषि पर निर्भरता कम हुई। फिर भी कृषि भूमि एवं किसान राज्य की प्राथमिकता में सर्वोपरि है। राज्य सरकार ने भूमि विवादों में फंसी जनता को सस्ता, शीघ्र एवं सुलभ न्याय दिलाने के लिए राजस्व मंडल की स्थापना की। अब देखो ये क्वेश्चन और आएगा कि राज्य सरकार ने राजस्व मंडल की स्थापना क्यों की? राज्य सरकार ने भूमि विवादों में फंसी जनता को सस्ता, शीघ्र एवं सुलभ न्याय दिलाने के लिए किसकी स्थापना की? राजस्व मंडल। और राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है वर्तमान में? अजमेर में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? अजमेर में। राजस्व मंडल की स्थापना क्यों हुई? कि जो भूमि के विवाद थे उसमें जो जनता फंसी हुई थी उनको सस्ता, शीघ्र और सुलभ न्याय दिलाने के लिए राजस्व मंडल की स्थापना हुई। ये आपको ध्यान में रखना है। राज्य सरकार ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 लागू किया। देखो 3 एक्ट आ गए। ग्रामदान अधिनियम 71, काश्तकारी अधिनियम 1955, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956। तो मिलान वाला क्वेश्चन आ सकता है और एक कोई दूसरा दे देंगे, तीसरा और चौथा और दे देंगे, तो आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, ये 3 आपको ध्यान में रखना है। वापस बोल रहा हूँ, राज्य सरकार ने ग्रामदान अधिनियम 1971 और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, काश्तकारी 55, भू राजस्व अधिनियम 56। देखो काश्तकारी 55, भू राजस्व 56, ग्रामदान 71। ठीक है, राज्य सरकार भूमि की गुणवत्ता सुधारने एवं पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई सुविधाओं, नवीन कृषि तकनीकों आदि सुविधाओं के विस्तार हेतु लगातार प्रयासरत है। और अभी भी राजस्थान सरकार जो भूमि की गुणवत्ता है उसको सुधारने, पैदावार बढ़ाने, सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने और नवीन जो एग्रीकल्चर की टेक्निक आ रही है उनको बढ़ाने के लिए लगातार क्या है? प्रयासरत है। और देखो भूमि सुधार कानून कौन कौन से बने? 3 बने, हमने अभी बात करी थी। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना, तो आपको इन पे ध्यान देना है। आगे देखते हैं, अस्पृश्यता उन्मूलन। अस्पृश्यता किसे कहते हैं भैया बताओ? ये आपको पता होना चाहिए, किसे कहते हैं? चलो देखते हैं। अनुच्छेद 17 का संबंध इससे ही है कि आर्टिकल 17 है ना, उसका संबंध इससे ही है, छुआछूत। ठीक है, आधुनिक भारत में राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, रामास्वामी नायकर, महात्मा गांधी आदि ने जातिगत भेदभाव और असमानता को दूर करने का प्रयास किया। यानी इन लोगों ने आधुनिक भारत में प्रयास किया छुआछूत, भेदभाव, असमानता को दूर करने का। एक तो राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, रामास्वामी नायकर, महात्मा गांधी आदि ने जातिगत भेदभाव और असमानता को दूर करने का प्रयास किया। इसी तरह राजस्थान में भी स्वतंत्रता से पूर्व दयानंद सरस्वती, गोविंद गुरु, मामा बालेश्वर, हरिभाऊ उपाध्याय आदि समाज सुधारकों के नामों का उल्लेख भी किया जा सकता है। राजस्थान में भी कौन कौन थे? जैसे दयानंद सरस्वती, गोविंद गुरु, मामा बालेश्वर, हरिभाऊ उपाध्याय आदि समाज सुधारकों का नामों का उल्लेख किया जा सकता है। जो काम इन्होंने किया यही काम राजस्थान में इन्होंने किया। ठीक है, इन्होंने सामाजिक भेदभाव को दूर करने का प्रयास किए थे। आगे देखो, समानता लोकतंत्र का आधार है, यानी आपस में सब समान है। ये किसका आधार है? ये लोकतंत्र का आधार है। अतः भारत के प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समान माना गया। कानून के समक्ष प्रत्येक नागरिक समान है। भले कितने बड़ा आदमी अगर उसने किसी कानून का उल्लंघन किया है तो सजा समान मिलती है। ठीक है, और सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है, और सभी को कानून का समान संरक्षण प्रदान है या प्राप्त है। अर्थात संविधान के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति से धर्म, नस्ल, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य यानी देश के लिए यह उल्लेख हुआ है, ये संविधान में देश को राज्य कहा गया है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति से धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत, अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अभी हमने बात करी ना, ये देखो अनुच्छेद 17 में छुआछूत है, अस्पृश्यता है, कोई क्या अपराध, कौन सा अपराध? दंडनीय अपराध। अपराध नहीं, खाली दंडनीय अपराध है। ठीक है, दंड भी मिलेगा। ठीक है, अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लागू किया। एक अधिनियम और आ गया। देखो 4 अधिनियम हमने पढ़ लिया है, ग्रामदान हो गया, वो 3 और पढ़ा था ना, तो इनका मिलान वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान में रखना है। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए रामबाण किताब है। रीट सेकंड ग्रेड के लिए तो
आप सब समझ लो वो ऑक्सीजन होती है ना, उस तरह ये किताबें हैं, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली ये किताबें हैं। आगे देखो, आगे देखते हैं। राजस्थान सरकार ने भी अस्पृश्यता अधिनियम 1955 को अपने यहाँ प्रभावशाली रूप से लागू किया। तो जो पूछ लेंगे, अस्पृश्यता अधिनियम कब बना? 1955। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, ठीक है, एक ही बात है। इसी तहत राजस्थान सरकार में केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून 1989 को भी सख्ती से लागू किया। अब पूछ लें, SC ST अत्याचार निरोधक कानून कब बना? 1989 में, जिसमें दलितों के आर्थिक अधिकारों के संरक्षण हेतु विशेषकर उनकी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले उच्च वर्ग के लोगों द्वारा निजी जमीन से बेदखल करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही का प्रावधान है। इस अधिनियम में क्या है कि दलित जो है उनके अधिकारों का संरक्षण के लिए कानून बनाया है। अगर उनकी जमीन पर कोई अतिक्रमण कर रहा है, उच्च वर्ग के लोग जमीन से उन्हें बेदखल कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही का प्रावधान है। वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्यतः शिक्षा, सामाजिक आर्थिक विकास, अनुसूचित जाति जनजाति, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं बच्चों आदि के लिए कल्याण के रूप में कार्य करता है। तो ये एक्ट आपको ध्यान में रखना है, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब महिला शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण, तो ये कोटेशन किसी एग्जाम में पूछा गया है और आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर महिला सशक्तिकरण के बारे में आपसे पूछे तो ये कथन आपको थोड़ा ध्यान में होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले विदेश मंत्री थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री, आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है। आजाद भारत में जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है ना। तो नेहरू ने क्या कहा कि आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस राष्ट्र की हालत बता सकते हैं। तो नेहरू ने क्या कहा कि अगर आप किसी राष्ट्र में, जो देश में महिलाएं रह रही है, उनकी स्थिति देखकर आप उस देश की हालत बता सकते हो। तो ये कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, अच्छा कथन है। ये आपके कहीं ना कहीं काम आएगा। अगर आप RS मेंस की तैयारी कर रहे हो या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ आप अच्छा सा जवाब दे सकते हो। राजस्थान के संदर्भ में नेहरू का यह कथन बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है। यहाँ के इतिहास में कई वीर महिलाओं की गाथाएं देखने को मिलती है। फिर भी राजस्थान के समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता, व्यवहार, रूढ़िगत मान्यताओं के चलते महिलाओं की स्थिति बहुत ही विचारणीय रही है। लिंगानुपात, साक्षरता, स्वास्थ्य, रोजगार आदि क्षेत्रों में राजस्थान की महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है। इसलिए महिलाओं की स्थिति को सुधारना हमारे सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। सरकार महिलाओं के लिए क्या कर रही है, वो चीज़ें हैं, ठीक है ना। स्वतंत्रता के समय देश में महिला साक्षरता दर बहुत कम थी। जब अपना देश आज़ाद हुआ तो देश में महिलाओं की साक्षरता दर बहुत कम थी। स्वतंत्रता के बाद से विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर 52.12 है और सन 1951 में 2.51% था। तो कुल मिला के 50% की वृद्धि होगी 2011 तक। 1951 से 2011 तक 61 सालों में 50% वृद्धि करी है। और अब जनगणना 2026 चल रही है, तो इसमें देखो कितना आंकड़ा आता है। वो तो जब डेटा सार्वजनिक होंगे तभी हमें पता चलेंगे। फिलहाल हमें 2011 के आंकड़े ध्यान में रखने हैं। तो 52.12 महिला साक्षरता है राजस्थान की, ठीक है। और आज़ादी के टाइम 2.51 थी। महिलाओं का विकास और सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता में रहे। सामाजिक और आर्थिक विकास की सभी धाराओं में महिलाओं की भूमिकाओं को प्रोत्साहित करने का प्रयास सरकार द्वारा निरंतर किए जा रहे हैं, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे राज्य महिला आयोग। ये छोटे छोटे हैं, इनमें ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। बाकी ऊपर ऊपर से ध्यान में रख लोगे जो मैं बता रहा हूँ तो वो आपके लिए काफ़ी अंडरलाइन कर लेना, बार बार आप इनको देखते रहना, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। राज्य सरकार ने 15 मई 1999 को राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ? 15 मई 1999। 15 मई 1999, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये महिलाओं के प्रति अनुचित व्यवहार की जांच करता है। कोई महिलाओं के प्रति अनुचित व्यवहार कर रहा है उसकी जांच करता है। राज्य लोक सेवा में महिलाओं के प्रति भेदभाव दूर करता है। ये महिलाओं की दशा में सुधार की दृष्टि से ये प्रभावी कदम उठाता है। आयोग जनता से सीधी सुनवाई, जन संवाद, शिकायत तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों पर संज्ञान के आधार पर कार्य भी करता है। महिलाओं के खिलाफ अगर कोई शोषण होता है उनकी सीधी सुनवाई करता है, या जन संवाद में या कोई शिकायत करे या समाचार में कोई खबर छपी है तो उस पर कार्यवाही करता है कौन? राज्य महिला आयोग। इसकी स्थापना 15 मई 1999, ये आपको ध्यान में रखना है। राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। इसकी संरचना क्या है? एक अध्यक्ष प्लस 3 सदस्य होते हैं। कुल 4 लोगों की ये टीम होती है और जिसके अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष। और ये हमने आयोग पढ़े हैं, ठीक है ना, पहले आप देख लेना यूट्यूब पे पढ़े हैं। तो वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है पूछ लें तो रेहना रियाज चिश्ती। कौन है? रेहना रियाज
चिश्ती। रेहाना रियाज चिश्ती ये महिला आयोग के अध्यक्ष है। अगर आप अभी पढ़ रहे हो 2026 में तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप बाद में देख रहे हो तो आपको वर्तमान की देख लेना है, नहीं जब भी आप पढ़ रहे हो उस टाइम की देखनी है, ठीक है। फिर इसके 3 सदस्य कौन है अभी, एक तो अंजना मेघवाल है, कौन है, अंजना मेघवाल, और एक है सुमन यादव, सुमन यादव, और एक है गोज कंवर, कौन है, गोज कंवर। ये 3 आप नाम याद रखना, और एक ये आप ये याद नहीं भी रखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे देखो, देखो आगे क्वेश्चन, राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का नाम रेहाना रियाज चिश्ती। आगे देखो, महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम। महिला स्वयं सहायता कार्यक्रम क्या है, देखो महिलाओं को रोजगार देने, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। तो पहला ध्यान में रखना, स्वयं सहायता कार्यक्रम क्यों चलाया, महिलाओं को रोजगार देने के लिए और आर्थिक रूप से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया। कौन सा, महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम। इसमें 10 से 20 महिलाएं, कितनी महिलाएं होती है इसमें, 10 से लेकर 20 महिलाएं, ये क्वेश्चन में पूछ रखा है। 10 से 20 महिलाएं स्वयं अपना निर्णय लेकर एक समूह बनाती है, और 10 से 20 महिलाएं खुद अपना निर्णय लेकर क्या बनाती है, ग्रुप बनाती है। अपनी छोटी छोटी बचत के माध्यम से स्वावलंबन की प्रवृत्तियां विकसित करती है, और क्या करती है, जो छोटी छोटी बचतें होती है ना, उससे स्वावलंबन की प्रवृत्तियां विकसित करती है और स्वरोजगार की राह पर आगे बढ़ती है। इन समूह द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए सरकार अवसर उपलब्ध करवाती है, और ये समूह जो उत्पाद बनाती है उनकी बिक्री के लिए सरकार अवसर उपलब्ध करवाती है कि जो ये कैंटीन वगैरह लगती है ना, वहाँ इनको अलग से जगह दी जाती है कि भाई आप ना बेचो। जैसे जोधपुर में रावण का चबूतरा का मेला लगता है, वहाँ भी महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद की बिक्री होती है। तो छोटा सा कार्यक्रम है, थोड़ा सा ध्यान में रखना आपको। ये क्यों है, महिलाओं को रोजगार देने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला स्वयं सहायता कार्यक्रम चलाया गया। कितनी महिलाएं जरूरी है, 10 से 20 महिलाएं जरूरी है। छोटे छोटी बचत के माध्यम से स्वावलंबन की प्रवृत्तियां विकसित करती है, ठीक है साथियों। आगे देखो, महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम। महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम, अगर किसी महिला का घरेलू हिंसा हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस है ना, हो रही है, तो उसके लिए अधिनियम 2005 बना है, ठीक है। महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण और तुरंत राहत देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा यह अधिनियम लागू किया गया है। तो पूछ लेंगे, महिला घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में आया था, कब आया था, 2005 में। और ये क्यों, कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण और तुरंत राहत देने के उद्देश्य से ये एक्ट बना है। कौन सा, महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम। अगर आप महिला हो, आपके साथ हिंसा हो रही है, तो आप अपनी शिकायतें दे सकते हो, ठीक है ना, शीघ्र कार्यवाही होगी उस पर। इस अधिनियम में घरेलू हिंसा को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया, और इस अधिनियम में जो घरेलू हिंसा को व्यापक रूप से यानी बड़े रूप से परिभाषित किया गया है। राजस्थान में इस अधिनियम के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के सभी उप निदेशकों, बाल विकास परियोजना अधिकारियों, पश्चेताओं को संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया। और राजस्थान में जो महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक है और इसके परियोजना अधिकारी हैं, उनको संरक्षण अधिकारी क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। राज्य के सभी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को चिकित्सा सुविधा के रूप में अधिकृत किया गया है। तो आपको खाली एक्ट का नाम ध्यान में रखना, क्यों बनाया है इतना ही ध्यान में रखना, ज़्यादा आपके काम का नहीं है, ठीक है। फिर राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना, सबला है ना, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला। इसमें क्या है, सबला योजना के अंतर्गत किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य स्तर को सुधारने, साक्षरता कौशल विकास, साक्षरता कौशल विकास तथा सामाजिक मुद्दों पर बेहतर समझ विकसित करने का प्रयास किया जाता है। ये योजना 11 से 18 वर्ष की विद्यालय न जाने वाली अथवा विद्यालय बीच में छोड़ने वाली किशोरी महिलाओं के लिए संचालित की जा रही है। तो कुल मिला के ये योजना 11 से 18 वर्ष की जो बालिकाएं हैं, जो स्कूल नहीं जा रही है, बीच में छोड़ दी, उनके लिए ये योजना चलाई जा रही है। इस योजना में क्या होता है, देखो इनके पोषण और स्वास्थ्य स्तर को सुधारने, साक्षरता और कौशल विकास, ठीक, कुछ ना कुछ सीखे, दो सामाजिक मुद्दों पर बेहतर समझ विकसित करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है। तो इतना ही ध्यान में रखना, ज़्यादा नहीं रखना है, 11 से 18 ध्यान में रख लेना। आगे देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत 2015 में हुई। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि शुरुआत कब हुई, 2015 में। और शुरुआत क्यों हुई, देश भर में घटते बाल लिंगानुपात को ध्यान में रख करके की। जिस तरह देश भर का बाल लिंगानुपात घट रहा है, उसको दृष्टिकोण में रखकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, ठीक है। ये महिला
और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय की संयुक्त पहल है। तो ये भी पूछ लेंगे ये कौन सा मंत्रालय चला रहा है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एक, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दो, मानव संसाधन मंत्रालय तीन। तो इन तीनों की संयुक्त पहल है। एक चौथा और दे देंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तीनों विभाग आपको ध्यान में रखने हैं। इसके तहत क्या है? कन्या भ्रूण हत्या रोकने। इसके तहत क्या है? एक तो कन्या का जो भ्रूण में हत्या होती है उनको रोकने, विद्यालयों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने। दूसरा काम क्या है? विद्यालय में अगर बच्चियां कम पढ़ रही है तो उनकी संख्या बढ़ाने, विद्यालय छोड़ने वालों की संख्या को कम करने और विद्यालय जो छोड़ रही हैं उनकी संख्या को कम करने, शिक्षा के अधिकार के अधिनियम को लागू करने और शिक्षा का अधिकार जो आरटी 2009 था उसको लागू करने, लड़कियों के लिए शौचालय के निर्माण में वृद्धि करने जैसे उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। पूछ लेंगे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में के क्या क्या उद्देश्य हैं? तो ये उद्देश्य हैं, आपको ध्यान में रखने हैं, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरएस मेंस का तो अच्छा क्वेश्चन बनता है और रीट में भी पूछ लेंगे, कोई भरोसा नहीं है। आजकल फैक्चुअल क्वेश्चन कम आ रहे हैं, जैसे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कन्या भ्रूण हत्या रोकने, विद्यालयों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने, विद्यालय छोड़ने वालों की संख्या कम करना, शिक्षा के अधिकार के नियमों को लागू करना, लड़कियों के लिए शौचालय के निर्माण में वृद्धि करना, ये इनके उद्देश्य हैं। आगे देखो, महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण कानून भी विद्यमान है। ये कानून देखो, हिंदू उत्तराधिकार दत्तककरण संरक्षण अधिनियम 1956 संशोधन 2005 में हुआ, दहेज निषेध अधिनियम 1961, फिर है बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 संशोधन 1978 और वर्तमान में 2006 वाला चल रहा है। तो एक्ट आपको ध्यान में रखना है, एक्ट का क्वेश्चन मिलान वाला पूछा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे मतदान प्रक्रिया यानी वोटिंग प्रोसेस क्या है वो हम देखेंगे। और ये तो मेरे हिसाब से सबको पता होगा, फिर भी एक बार क्वेश्चन आया था, रेट मैंने दिया था, उसमें मेरे 141 नंबर आए थे। उसमें एक अच्छा सा क्वेश्चन था जो इस किताब में था, नहीं इसमें नहीं, वो राजस्थान बोर्ड की किताबें चलती थी ना सामाजिक, उसमें से क्वेश्चन था। वो सबके गलत था, शायद करीब करीब मेरे वो क्वेश्चन सही था, तो इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मतदान प्रक्रिया आगे देखो, मतदान प्रोसेस है ना। विद्यालय में बाल संसद के चुनाव हो रहे थे, सभी विद्यार्थी मत पत्र पर निशान लगाकर अपनी पसंद के कक्षा प्रतिनिधि का समर्थन कर रहे थे। तभी गीता शिक्षक से पूछती है, गुरुजी क्या विधानसभा एवं लोकसभा के लिए भी प्रतिनिधियों का चुनाव इसी तरह किया जाता है? आप कह रहे हैं बाल संसद के वोट हो रहे थे, वो सभी विद्यार्थी जो मत पत्र था उसमें निशान लगाकर अपनी पसंद का जो कक्षा का प्रतिनिधि था उसको चुन रहे थे। तो एक गीता थी, उन्होंने अपने शिक्षक से पूछा कि विधानसभा और लोकसभा में भी चुनाव इसी तरह से होते हैं? तो गुरुजी ने बताया अब अधिकांश चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। गुरुजी ने बताया कि अब ईवीएम से वोट होते हैं। ईवीएम के प्रयोग में मत पत्र पर मोहर लगाने के स्थान पर मशीन का बटन दबाकर अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट दिया जाता है। तो अब वो वोटिंग किससे होती है? ईवीएम से होती है। जो नाम होते हैं उसमें शायद 16 नाम होते हैं अधिकतम, जितने भी कैंडिडेट होते हैं ना उनके सामने बटन होता है, बटन दबाओ, बीप की आवाज आती है तो वोट आपका लग गया। एक ईवीएम द्वारा अधिकतम 16 उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है। अब ये भी ध्यान रखना, एक ईवीएम द्वारा अधिकतम 16 उम्मीदवार कितने हो सकते हैं? 16 उम्मीदवार हो सकते हैं। इनमें अंतिम बटन नोटा विकल्प का होता है, लास्ट बटन नोटा का होता है, यानी इनमें से कोई मुझे कोई भी पसंद नहीं हो दबा दो नोटा। इस प्रक्रिया में मतदान केंद्रों का निर्धारण, मतदाता सूची का प्रकाशन। अब तो इस प्रक्रिया में सबसे पहले मतदान केंद्रों का निर्धारण होता है, मतदाता सूची का प्रकाशन होता है, उम्मीदवारों की सूची, ईवीएम को चुनाव हेतु तैयार करना आदि कार्य शामिल है। मतदान प्रक्रिया में ही शामिल है सारे। प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कलेक्टर द्वारा एक मतदान दल का गठन किया जाता है। पूछ लेंगे मतदान दल का गठन किसके द्वारा किया जाता है? कलेक्टर द्वारा। किसके द्वारा? कलेक्टर द्वारा मतदान दल का गठन किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी होता है, पीआरओ, सुना होगा आपने। एक पीठासीन अधिकारी एवं अन्य मतदान अधिकारी होते हैं। ठीक है, एक तो पीठासीन अधिकारी को, दो अन्य मतदान अधिकारी होते हैं। ये क्या देखो, नोटा। नोटा का मतलब क्या है कि चुनाव में खड़े उम्मीदवारों में से किसी भी उम्मीदवार को अगर मतदाता उपयुक्त नहीं मानता तो अंतिम नोटा है नन ऑफ द अबव बटन दबाकर अपना मत सुनिश्चित कर सकता है। अभी मैंने बताया ना, अगर आपको कोई उम्मीदवार पसंद नहीं आए तो आप ये बटन दबा सकते हो। ठीक है, मतदान केंद्र में प्रवेश करते ही मतदाता के नाम का मतदाता सूची से मिलान किया जाता है। सबसे पहले ही कोई मतदान हो रहे हैं तो सबसे पहले आप जाते हो वहां पर, तो आपका जो मतदाता सूची है उस सूची से आपके नाम का मिलान किया जाता है। उसके बाद मतदाता के बाएं हाथ की, कौन सा? बाएं हाथ की तर्जनी यानी पहली उंगली पर अमिट जो नहीं मिटने वाली सही लगाई जाती है। सबसे पहले सूची से मिलान किया जाता है, फिर तर्जनी उंगली पर क्या लगाई? सही लगाई जाती है। मतदाता रजिस्टर में उसके हस्ताक्षर करने के बाद में मतदाता का एक रजिस्टर होता है, उसमें हस्ताक्षर करने के बाद ईवीएम मशीन पर वोट डालने के लिए मतदाता केबिन में प्रवेश करता है। तो सीधा वो केबिन में प्रवेश नहीं कर सकता, ये सारा प्रोसेस होता है। सूची से मिलान होता है, फिर उंगली पर सही लगाई जाती है, फिर साइन होते हैं, फिर आप केबिन में जाते हो।
वहाँ ईवीएम का बटन दबाकर गुप्त रूप से अपना वोट डालता है, फिर वो मतदाता अपना वोट डालता है। इस प्रकार मतदान प्रक्रिया पूर्ण होती है। आजकल ईवीएम के साथ वीवीपैट का भी उपयोग किया जाता है, वोटर वेरीफाइबल है ना, पेपर ऑडिट रोल ऐसा कुछ ही है। तो इसमें क्या होता है, पर्ची आती है, पर्ची में किसको आपने वोट दिया वो शो हो जाता है, ठीक है। का भी उपयोग किया जाता है। संबंधित रिटर्निंग अधिकारी अपने सम्मुख उम्मीदवार या उसकी प्रतिनिधि की उपस्थिति में ईवीएम के मतों की गणना करवाता है, और बाद में वोटिंग होगी तो संबंधित जो रिटर्निंग अधिकारी होता है, आरओ होता है, वो सम्मुख उम्मीदवार है, जो खड़ा है उम्मीदवार या उसका कोई प्रतिनिधि है, उसकी उपस्थिति में ईवीएम में जो वोट पड़े उसकी गणना करवाता है तथा परिणाम की घोषणा करता है। अब देखो वीवीपैट किया, देखो ये देखो आपने वोट दिया तो पता होगा, इसमें पर्ची आती है ना, 6 सेकंड तक साइज रुकती है, बाद में ये पर्ची अंदर गिर जाती है। तो वीवीपैट का पूरा नाम है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल है, ठीक है। ये एक प्रिंटर युक्ति है, एक प्रिंटर है कुल मिला के। इसको ईवीएम के बैलेट यूनिट यानी कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाता है। इसको ईवीएम का जो बैलेट यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट, उससे जोड़ा जाता है। मतदान होते ही प्रिंटर द्वारा एक बैलेट पर्ची प्रिंट होती है। अगर आपने वोट दिया, वोट देते ही इसमें एक पर्ची दिखाई देती है। किसमें, ये जो कांच लगा है ना, इसमें एक पर्ची दिखाई देती है, जिस पर उम्मीदवार का क्रमांक होता है, नाम होता है, चुनाव चिन्ह अंकित होता है। भाई आपको ये ना लगे कि आपने बटन ये दबाया वोट दूसरे को चला गया, तो वेरीफाई के लिए इसमें आपको दिख जाता है कि आपने ये दबाया और पूरी पर्ची शो हो जाती है। ये पर्ची 7 सेकंड तक एक पारदर्शी बॉक्स में मतदाता को दिखाई देती है, और ये पर्ची 7 सेकंड तक रुकी रहती है। पूछ लेंगे ये पर्ची कितने सेकंड रुकती है, 7 सेकंड तक रुकी रहती है। उसके बाद पर्ची प्रिंटर के ड्रॉप बॉक्स में चली जाती है। बाद में पर्ची जो ड्रॉप बॉक्स होता है, नीचे ये बॉक्स है ना, इसमें चली जाती है। बीप की आवाज सुनाई देती है। इस प्रकार मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इससे मतदाता ये जान सकता है कि उसने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसे ही वोट मिला है या नहीं। इसके उपयोग से निर्वाचन प्रक्रिया में निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता बढ़ी है। मतगणना में विवाद की स्थिति में इन पर्चियों की क्या ली जाती है, सहायता ली जा सकती है। इस प्रकार गीता सहित अन्य विद्यार्थियों ने मतदान की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की। तो ये मतदान की प्रोसेस थी पूरी, और मेरे हिसाब से कई लोगों को जो अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये प्रोसेस नहीं पता होगा, तो ये पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए। इंटरव्यू में पूछ लेंगे कि प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है साथियों। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचन सहभागिता, ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो सुव्यवस्थित मतदाता के बारे में देखते हैं। मतदाताओं, नागरिकों और निर्वाचकों को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित करने एवं उनकी सहभागिता बढ़ाने हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा मुहुमुखी कार्यक्रम को सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता कहते हैं। आप पूछ लेंगे इसे स्वीप, ये कार्यक्रम में स्वीप किसे कहते हैं, तो इसमें क्या, देखो मतदाताओं, नागरिकों और निर्वाचकों को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित करने, उनकी सहभागिता बढ़ाने हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। उस कार्यक्रम का नाम है स्वीप, ठीक है। हम इसको ही सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म ही है, ठीक है। इस कार्यक्रम के दो मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो सूचित मतदान, ये मेरे हिसाब से कभी ना कभी आएगा क्वेश्चन, ठीक है। सूचित यानी निष्पक्ष नीतिपरक मतदान, ये पहले वाला निष्पक्ष एवं नीतिपरक मतदान। दूसरा सूचित, जागरूकता के साथ मतदान, यानी ये सूचना वाला है, ठीक है, जागरूकता के साथ मतदान। और ये निष्पक्ष एवं नीतिपरक मतदान, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब है सूचना का अधिकार, आरटीआई से तो हर कोई डरता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो कभी कभी समाज के विभिन्न वर्गों एवं सामाजिक संगठनों द्वारा किसी खास कानून को बनाने के लिए सरकार से मांग की जाती है। इन मांगों के प्रति सरकार संवेदनशील होते हुए कानून का निर्माण करती है। कई कानून सरकार अपने मन से बनाती है, कई सरकार की जनता की डिमांड पर बनाती है। ऐसा ही एक उदाहरण हमारे राजस्थान में देखने को मिला, और जनता ने डिमांड करी और ये कानून बना, जो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। राजस्थान के राजसमंद जिले की भीम तहसील के देवडूंगरी गांव में मजदूरों एवं किसानों ने अपनी मजदूरी से संबंधित रिकॉर्ड यानी सरकारी रिकॉर्ड जैसे हाजिरी, भुगतान रजिस्टर की प्रतियां मांगने के लिए संघर्ष किया। अब कह रहे हैं राजसमंद जिले की एक भीम तहसील के अंदर एक देवडूंगरी गांव है, वहां पर मजदूर एवं किसान थे, उन्होंने अपनी मजदूरी से संबंधित क्या मांगा, रिकॉर्ड मांगा, जैसे हाजिरी है, भुगतान रजिस्टर की प्रतियां, कॉपियां मांगी। इसी मांग के आधार पर सन 2000 में राजस्थान सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला पहला राज्य बना। तो इन मांग के आधार पर सन 2000 में राजस्थान सरकार ने सूचना का अधिकार कानून बनाया और देश का पहला राज्य बना। धीरे धीरे सूचना के अधिकार का संघर्ष आंदोलन का रूप लेते हुए राष्ट्रव्यापी हो गया। धीरे धीरे ये कानून पूरे राष्ट्र में चलने लगा। जनता की भावना को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया। राजस्थान ने 2000 में बना दिया, लेकिन भारत सरकार ने 2005 में बनाया। ये कानून सरकारी स्तर पर जन भागीदारी एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देने का शक्तिशाली कदम साबित हुआ। इस कानून के माध्यम से आम व्यक्ति सरकार अथवा किसी भी सरकारी विभाग से सूचना प्राप्त कर सकता है।
पहले 2000 वाला बन गया राजस्थान में, लेकिन अब 2005 वाला लागू लागू है, ठीक है ना। तो देखो ये भी जाने क्या है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है। आप किसी से भी सूचना मांग सकते हो। ये सूचना 30 दिन के अंदर अंदर उपलब्ध करवाई जाती है। यदि मांगी गई सूचना जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी सूचना को 48 घंटे के अंदर ही उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। अगर कोई सूचना जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो संबंधित विभाग 48 घंटे में आपको ये सूचना देगा, ठीक है। वरना 30 दिन की ये टाइम लिमिट है, तो आप किसी से भी सूचना मांग सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपको जागरूकता की पहचान है। तो अब हम आगे और देखेंगे, थोड़ा सा कुछ और है, बाकी फिर ये पार्ट पूरा हो जाएगा। साइबर सुरक्षा एवं साइबर अपराध, ये एक तरह की सुरक्षा है जो इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टम के लिए होती है। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा को साइबर अपराधों से बचाने या सुरक्षित रखने का काम किया जाता है। बड़े बड़े कंप्यूटर विशेषज्ञ और आईटी के प्रशिक्षित लोग इस तरह के काम करने में सक्षम होते हैं। आजकल कंप्यूटर का 5-10 क्वेश्चन आते हैं हर पेपर में, तो आपको ध्यान में रखना है ना। साइबर सुरक्षा हमलों के प्रकार। अब साइबर सुरक्षा के हमले कौन कौन से, देखो। बदलती तकनीक के कारण हमारी सुरक्षा हमारे लिए काफी चुनौतीपूर्ण बड़ा काम हो गया। साइबर धमकियों, अपराधों से बचने के लिए हमें हमारी जानकारी को सुरक्षित सुरक्षित रखना काफ़ी ज़रूरी है। अब देखो रैनसमवेयर ये क्या है? ये एक तरह का वायरस होता है। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, रैनसमवेयर क्या है? तो ये एक तरह का वायरस होता है। ये क्या होता है? जो कि अपराधी द्वारा लोगों के कंप्यूटर और सिस्टम में हमला करके फाइलों को नुकसान पहुँचाता है। ये क्या करता है? जो भी अपराधी होता है, वो लोगों के कंप्यूटर और सिस्टम में हमला करता है। घर बैठे-बैठे, ठीक है? कोई लिंक आपने नहीं सुना, एपीके फाइल भेज दी, कोई लिंक भेज दिया, लिंक भेजने से ये हो गया, तो वही चीज़ें हैं, ठीक है ना? फाइलों को नुकसान पहुँचाता है। फिर उसके बाद अपराधी कंप्यूटर या सिस्टम के मालिक से राशि वसूलता है और बाद में ब्लैकमेल करता है, उससे राशि वसूलता है, तभी उसके सिस्टम को छोड़ता है और बाद में ये राशि देता है, पैसे देता है, तो ये सिस्टम को छोड़ देता है, वरना ये कब्जा कर लेता है, ठीक है ना? हैक हैक समझ सुना कि हैक कर लिया, वही चीज़ है। तो एक तरह का वायरस है, ये फाइलों को नुकसान पहुँचाता है, पैसे लेकर फिर छोड़ देता है। फिर है मालवेयर। मालवेयर क्या है? ये कंप्यूटर की किसी फाइल या प्रोग्राम को नुकसान पहुँचाता है। ये भी फाइल या प्रोग्राम को नुकसान पहुँचाता है। जैसे कंप्यूटर वायरस है, वर्म है, ट्रोजन है। आप पूछ लेंगे वायरस, वर्म, ट्रोजन ये क्या है? मालवेयर के उदाहरण हैं। फिर है साइबर धोखाधड़ी, ऑनलाइन फ्रॉड। इसमें वार्तालाप के माध्यम से चालाकी से लोगों को जाल में फंसाया जाता है। जैसे अब नहीं देखा, ये क्या बोलते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं घर बैठे बैठे, क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, वो इसका ही हिस्सा है, ठीक है। बात के माध्यम से चालाकी से लोगों को जाल में फंसाया जाता है ताकि उनसे निजी डेटा, पासवर्ड आदि की जानकारी ली जा सके। फिशिंग एवं स्पूफिंग इसके उदाहरण है। फिशिंग और स्पूफिंग ये किसके उदाहरण है? साइबर धोखाधड़ी के। वो है ना, ऑनलाइन अरेस्ट का डिजिटल अरेस्ट इसका ही हिस्सा है, थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर है फिशिंग। फिशिंग क्या? ये एक तरह का ठगी का तरीका है। इसमें लोगों को प्रतिष्ठित या विश्वस्त संस्थानों के नाम से फर्जी मेल भेजे जाते हैं। इसमें क्या होता है, कोई फेमस आदमी है, फेमस प्रतिष्ठान है, उसके नाम से मेल भेजे जाते हैं। इस तरह के मेल का उद्देश्य जरूरी डेटा को चुराना होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग की जानकारी। फिर स्पूफिंग, इसमें ठगी करने वाला व्यक्ति किसी वैध व्यवसाय, पड़ोसी या विश्वस्त होने के बहाने से किसी अन्य की पहचान या व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। छोटा छोटा आप ध्यान में रखना, इनमें क्या है, ज्यादा अंदर भले मत घुसना। अब साइबर सुरक्षा का उपाय क्या है? भाई अपराध तो हो रहे हैं, लेकिन उपाय कुछ बताएं। साइबर सुरक्षा के लिए अपने पासवर्ड या एटीएम पिन को गोपनीय रखें। सबसे पहले जो आपके पासवर्ड है और एटीएम का पिन है उनको गोपनीय रखें और समय समय पर उन्हें बदलते भी रहे। टाइम टाइम से आप चेंज करते रहे अपने पासवर्ड। अपने कंप्यूटर एवं लैपटॉप में नवीनतम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। अपने कंप्यूटर और लैपटॉप में जो नवीनतम एंटीवायरस है अपडेटेड, उसका उपयोग करें। किसी को भी फोन या ईमेल पर व्यक्तिगत जानकारी ना दें और कोई भी आपसे फोन पर ओटीपी पूछे, कुछ भी पूछे, आप उनको अपनी व्यक्तिगत जानकारी ना दें। एटीएम एवं बैंक खातों से संबंधित धोखाधड़ी की सूचना तत्काल संबंधित बैंक को दें। अगर एटीएम या बैंक से संबंधित धोखाधड़ी हो रही है तो संबंधित बैंक को आप हाथों हाथ सूचना दें। साइबर अपराध की स्थिति में नागरिक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकता है। अगर आपके साथ साइबर अपराध हुआ तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, उन पर ऑनलाइन आप शिकायत दर्ज करा सकते हो तथा टोल फ्री नंबर 1930 पर फोन करके शिकायत दर्ज करवा सकते हो। अगर आपके पैसे किसी ने निकाल लिए, कुछ आपके साथ साइबर धोखाधड़ी हुआ, तो आप इस पर कॉल करके भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो, ठीक है साथियों। तो आगे देखो, वर्तमान समय में राज्य के विकास के लिए ऐसे कई प्रकार के राजकीय प्रयासों की पहल की जा रही है। इसके फलस्वरूप महिलाओं की स्थिति में क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रत्येक नागरिक को ये एहसास दिलाने के लिए कि उसका मत देश के लिए महत्वपूर्ण है। स्वीप एवं मतदाता जागरूक अभियान चलाया गया। समस्त वर्गों के कार्य के प्रति जवाबदेही है तो सूचना का अधिकार, बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का कानून बेहतरी के लिए बनाया गया है। वहीं नवीन
तकनीकों को अपनाने, अपने कार्यों को सुगम बनाने के लिए, छिपे चले आए साइबर अपराधों से बचाने के लिए भी जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जन जागरूकता एवं सामाजिक सुधार हेतु किए जाने वाले राज्य के प्रयास ही उस राज्य को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाते हैं। तो कुल मिला के सारांश था, इसमें आपके काम का नहीं है। अब ये पैराग्राफ आपके काम का, राजस्थान संपर्क पोर्टल, ठीक है। राज्य सरकार ने सितंबर 2019 में, कब जारी शुरू किया? सितंबर 2019 में जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया, राजस्थान संपर्क पोर्टल, और समस्याओं का निराकरण करने का एक अभिनव प्रयास प्रारंभ किया है। कब? 2019। जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज करने के लिए, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए इसका शुरुआत हुई है। इस पर कोई भी व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित हुए बिना समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। अगर आप घर बैठे बैठे भी इस पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। पंचायत समिति, जिला स्तर और राजस्थान संपर्क केंद्रों पर निःशुल्क रूप से शिकायत दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। पंचायत समिति या जिला स्तर पर आप निःशुल्क रूप से वहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। सिटीजन कॉल सेंटर 181 पर शिकायत को दर्ज कराने एवं उसकी सूचना प्राप्त कराने के लिए निःशुल्क सुविधा प्रदान की गई है, और 181 पर भी आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो, ठीक है। अब कुछ शब्दावली है। नोटा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। VVPAT, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। फिर है स्वीप, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्ट्रोल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, फुल फॉर्म में पूछी जा सकती है, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ। तो कई चीज़ें आप लास्ट में बोल दो सर ये सिलेबस में नहीं थी, मैं तो आपको यही कहता हूँ 6 से 10 तक किताबों में जो भी है वो आपको आना चाहिए। फिर कैसा भी पेपर आ जाए आपके गलत नहीं होगा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प कोष्टक में लिखिए। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर कितनी है? बताओ। 52.12। कितनी है? 52.12। भूदान आंदोलन के जनक कौन है? बताओ। हीरालाल शास्त्री। सही है ना? ना ना ना, विनोबा भावे 1951, पोचमपल्ली, ठीक है। अगला देखो, महिला सशक्तिकरण के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ। सही बात है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना महिला बाल विकास मंत्रालय 1, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय 2, मानव संसाधन मंत्रालय की संयुक्त पहल है। एकदम सही बात है ये भी। महिला स्वयं सहायता समूह में अधिकतम 30 महिलाएं, ये गलत हो गया। 30 महिलाएं नहीं है, 10 से 20 महिलाएं स्वयं अपना निर्णय लेकर क्या बनाती है? अपना ग्रुप बनाती है। महिला घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण और तुरंत राहत देने के उद्देश्य से लागू किया गया है। ये सही है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा गलत है, ठीक है। अगला है, राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2011। 1 अप्रैल 2011 में कानून लागू हुआ। ईवीएम में अंतिम बटन कौन सा होता है? नोटा। कौन सा होता है? नोटा का बटन होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर देखो अगला मिलान वाला क्वेश्चन है। वीवीपैट क्या है? इसको इससे मिलान करो। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, भूदान आंदोलन, विनोबा भावे, मजदूर किसान शक्ति संगठन। बताओ। ये है सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राजस्थान में 2000, ठीक है। और राजसमंद से शुरू हुआ, ठीक है। अब स्वीप कार्यक्रम क्या है? ये क्या है कि मतदाताओं को जागरूक करना है, उन्हें शिक्षित करना है, ठीक है, और निर्वाचन में सहभागिता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाए गए हैं। राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999। कब? 15 मई 1999 में इस आयोग का गठन हुआ। ठीक है साथियों, हमने ये पार्ट पढ़ने की कोशिश करी है। जो जो अंडरलाइन करवाई है वो चीज़ें आप देख लेना, इससे आपका काम हो जाएगा। और ये अच्छी किताबें हैं, इनसे आपकी समझ विकसित होगी, कई चीज़ें आपको नहीं पता चलेगी। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में अगला पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,